पिछले क्लास में हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैंने क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली रूप से डिस्कस हम लोगों ने किया था ईएमएफ के बारे में, सेल्स के बेसिक कंसेप्ट दिए थे और उसके जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए थे। बट इस क्लास में जो मुझे डिस्कस करना है, क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज आपका 3 है। इस क्लास में जो मुझे डिस्कस करना है मेनली वो डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि जिस तरह से हम लोग वहां पे रेसिस्टेंस का यूज करते थे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू वी नीड, जितना मुझे जरूरतें रहती थी उसके मुताबिक हम लोग क्या करते थे, उसे ऐड करते थे, कभी पैरेलल में, कभी सीरीज में, कभी मिक्स्ड में। तो अब जो हम लोग को इस क्लास में डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट मीन्स सेल को हम लोग किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं वो। तो सिमिलरली एज combination of resistance cell is also joined by mainly two series। तो जिस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ते थे उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सेल का भी कॉम्बिनेशन जो पढ़ेंगे वो दो तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सेल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा आपका सीरीज में। तो हम लोग लिखते हैं पहला टॉपिक में क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज तो सीरीज के केस में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, नोट में लिख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई आपका रेसिस्टेंस है और एक मिनट के लिए मान लीजिए मेरा क्या कोई रेसिस्टेंस है और यहां पे आपका कोई सेल लगा हुआ है, क्या ये आपका कोई सेल लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, जैसे इसमें भी मान लीजिए प्लस लगा हुआ है, आपका माइनस लगा हुआ है। तो इसमें दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे VA है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, दैट मींस VA माइनस VB इक्वल टू, अगर मान लीजिए V दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो उस केस में यहाँ पे जो होती है ये दो केस कहलाते हैं। एक होता है आपका चार्जिंग केस, एक होता है आपका डिस्चार्जिंग केस। तो ये आपका हो गया चार्जिंग, ये आपका होता है डिस्चार्जिंग। अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग केस का डिस्कस करूंगा तो होती क्या है कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V बराबर V मैंने लिखा है और इसके यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस V है और B पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस V भी है। तो ये चार्जिंग के केस में क्या होता है, टोटल का टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस V जो हो जाता है वो इस बैटरी का ईएमएफ प्लस इस रेसिस्टेंस का जो मैंने यहाँ पर जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसका आपका जो भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ऐड हो जाता है। मतलब यहाँ पे E प्लस आपका हो जाता है I इंटू स्मॉल आर, अगर इस रेसिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल आर है। बट इन दिस केस ये आपका चार्जिंग के केस में जिसको हम लोग डिस्चार्जिंग केस कहते हैं, यहाँ पे अगर V माइनस V भी लेंगे दैट विल बी V, ये आपका E माइनस IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। वो ईएमएफ तो रहेगा लेकिन आपका ये जब तक करंट फॉलो नहीं करेगा तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस IR होगा। तो समटाइम्स एग्जाम में दे देता है कि चार्जिंग केस या डिस्चार्जिंग केस, तो आपको दोनों केस को या दिमाग में रखना है चाहिए। तो अगर आप लोग ये समझ गए तो हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होते हैं दो तरह के मेन रूप से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला आता है सेल इन सीरीज। तो सेल इन सीरीज में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से कि जिस तरह से हम लोग, इसका डेफिनेशन हम अलग से नहीं लिखेंगे, जिस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में करते हैं क्या कि फर्स्ट रेसिस्टेंस का टर्मिनल पॉइंट सेकंड रेसिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली सेकंड रेसिस्टेंस का टर्मिनल पॉइंट को थर्ड रेसिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। इन ए सीक्वेंस हम लोग इसी तरह से जोड़ते हैं। तो उस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली सेल में भी वही डेफिनेशन होती है, बस वहां पे सेल की जगह क्या आ जाता है, सेल की जगह वहां रेसिस्टेंस की जगह यहाँ पे सेल आ जाता है। मान लीजिए मेरा कोई सेल है, इसका आपका ईएमएफ यह है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है
अब हम लोग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो शो नहीं किया जाता, वो खुद ब खुद आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस बनी हुई है, ठीक, दिमाग में रखना। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि दूसरा हमने एक ले लिया यहाँ पे सेल और यहाँ पे इसका भी मान लीजिए EMF ये है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, तो उस केस में इसी तरह से आपका में भी मान लीजिए N सेल्स, इसी तरह से मान लीजिए N सेल्स इसमें एडेड है, ठीक, और ये जो N सेल्स एडेड है, एक आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो इसमें जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और ये आपका R है जिसको हम लोग लोड कर सकते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट बाय दिस भी आपका फॉलो कर रही है। तो इस तरह से आपका मान लीजिए यहाँ पर कितना सेल हमने ऐड किया, N सेल ऐड किए हैं, तो ये जो होता है कॉम्बिनेशन, ये आपका कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन ए सीरीज। तो अगर इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन ए सीरीज कहते हैं तो देखिएगा ध्यान से, N सेल को जोड़े तो इसका कुछ ना कुछ एक इफेक्टिव इसका जो टोटल का टोटल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका ये है, ये भी आपका इधर में N सेल है, तो टोटल का टोटल EMF चेंज होगा, तो टोटल का टोटल EMF होगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो होगा इसका रिजल्टेंट कुछ अलग होगा। तो मान लीजिए ये आपका जो मतलब सारे को ऐड करने पर जो टोटल EMF होगा वो आपका मान लिया हमने E' मान लिया, क्या मान लिया, E' मान लिया, और इसका रेसिस्टेंस फिर क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा जो कि मान लीजिए R' ले लिए, बस फर्क क्या हो जाएगी, ये मेरा लोड वही का वही रह जाएगा। तो ये जो हो गई, मैंने क्या किया कि N रेसिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस एंड EMF होगा बाय दिस वे होगा। सो यू कैन राइट हियर, सो यहां से इस डायग्राम से आप लोग समझेंगे, कह सकते हैं इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट EMF जो होगा ये E कितने टाइम्स है, N टाइम्स है, तो ये जो E' होगा वो क्या होगा N into E, क्योंकि यहाँ पर E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस टोटल E मिलाकर E' हो जाएगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करूंगा तो उसको हम लोग स्मॉल r बोलेंगे, और ये स्मॉल r जो होगा वो क्या होगा N टाइम्स R' हो जाएगा, सॉरी R' होगा जो कि आपका क्या होगा N टाइम्स R हो जाएगा, क्योंकि R सीरीज में जोड़ा हुआ टोटल का टोटल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा सीरीज में जोड़ा रहता है, और अगर सारा का सारा जो आपका सीरीज में जोड़ा रहेगा तो टोटल का टोटल क्या होगा NR हो जाएगा। नाउ सो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी थ्रू दिस सर्किट वो क्या होगा E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये तो रोड आपका जो ये है ये आपका फिक्स है, तो यहाँ पे जो होगा E जो यहाँ पे मैंने E' लिखा है, सॉरी E' होगा, तो E' जो होगा वो आपका E' किसके बराबर होगा, NE के बराबर, तो यहाँ कर सकते हैं NE डिवाइडेड बाय, और उसके बाद यहाँ पे R तो R ही होगा प्लस R' जो होगा वो क्या होगा NR। तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। तो अगर सीरीज में जोड़ा जाता है तो हम लोग ये फॉर्मूला ऑप्टेन करते हैं, ठीक, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज यूज्ड मोस्टली in that case when R is very much greater than R', मतलब ये जो कैपिटल R है ना, ये R' स्मॉल R' जो है ये इससे काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो इस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज समझ गए। अब हम लोग लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। क्या है पैरेलल, देखिएगा ध्यान से, पैरेलल की कंडीशन क्या करती है ये चीज देखते हैं, इसको रख कर ले, देखिएगा पैरेलल के केस में क्या होता है, देखिएगा मान लीजिए कि आपका ये डायग्राम मिट जाइए, उधर वाला मेरा उसी तरह से रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका जो ये हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करें वो पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या होता है उसी तरह से जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया था, बस फर्क रहेगा डायग्राम का थोड़ा सा, देखिएगा मान लीजिए ये आपका कोई सेल है जिसका EMF क्या है E', ठीक, अब इसका अगर हम मान लीजिए E' है, इसको चेंज कर लीजिए, सब बाद में बदलेंगे। मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस ये सॉरी इसका जो आपका इंटरनल सॉरी EMF जो है आपका E' है, और रेसिस्टेंस जो है ये आपका दिया हुआ है, ठीक,
सिमिलरली कॉम्बिनेशन का इन पैरेलल का मतलब होता है कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पर फिर क्या होगा, एक अलग सेल होगा और फिर इसके पास में एक रेसिस्टेंस होगा। सिमिलरली आपका मान लीजिए इस तरह से एन सेल है, क्या है, एन सेल जुड़ा हुआ है और एन सेल जो है ये है, क्या है, एन सेल ये है। इस तरह से बीच में इसी तरह से बहुत सारा सेल है, मैंने एन सेल एक ही बार सपोर्ट कर दिया। अब क्या है कि अगर इसमें एन सेल हमने माना है, एक बीच में भी ले लीजिए ताकि आप लोगों को विजुअलाइज हो अच्छे ढंग से, ये मान दिया, ठीक। और ये जो आपका इक्विवेलेंट है इसको आप यहाँ पे ईडेस मान लीजिए और इसको आप स्मॉल आर डेस मान लीजिए, जो इंटरनल रेसिस्टेंस को शो करता है। और दोनों का ये लोड जो है आपका आर तो है, ये सारा जो रेसिस्टेंस शो करता है ना, इसका सबका अपना ये सब जितना भी रेसिस्टेंस हम लोग लिखे हैं ये हर एक में चले जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लोड हमें कंबाइन करेंगे, हर एक सेल के लिए रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सारे में ले लिया। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका यह है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, याद रखेंगे, ठीक। और इंटरनल रेसिस्टेंस सबका आपका इसमें आर पहले से दिया हुआ है। सो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, सो इक्विवेलेंट ईएमएफ बराबर ई डैश बराबर ई हो जाएगा। ई डैश बराबर ई क्यों होगा, क्योंकि सारे पैरेलल में जो ईएमएफ है सबका आपका सेम ही सेम है, सबका क्या है ई डैश है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबका बराबर हो जाएगा, ई डैश बराबर ई हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि ईएमएफ जो होती है जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस होती है, तो सारे का सारा का तो इनिशियल पॉइंट लग रहा है एक ही पॉइंट पे ना। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए तो लग रहा है कि सारा का सारा एक ही पॉइंट पे, सारा इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पर है, तो ई डैश बराबर ई हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस के केस में क्या होगा कि सारा का आर 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 है, तो यहाँ पे सारा सीरीज में है और ये एक इक्विवेलेंट, सॉरी सारा रेसिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल में है। अगर ये सारा पैरेलल में है तो यहाँ पे ये आरएस क्या होगा, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 1 by r plus 1 by r plus 1 by r plus कितने टाइम्स, n टाइम्स। दैट मींस यहां से कर सकते हो 1 by r बराबर n by r। सो यहां से r बराबर अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, r by n। तो यहां पे आप कर सकते हैं कि ये जो होगा इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ पे n टाइम्स लिखिए ना, आप n टाइम्स मत लीजिए, m टाइम्स लिखिए, नहीं तो फार्मूला जो होगा मैच कर देगा पिछले वाले से। तो अगर m टाइम्स लेंगे तो m टाइम्स में क्या होगा कि ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा ये आपका r by r डैश जो होगा वो r by m हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगी आपका वो r डैश होगा, जो क्या होगा स्मॉल r by स्मॉल m के बराबर हो जाएगा। ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। हेंस यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालूंगा, इसको रख कर ले, हेंस अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से क्या देगा, ये ईएमएफ डैश बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डैश। सो ईएमएफ तो आपका ई है, तो इसको ये ही लिख दिया हमने, और कैपिटल आर तो आपका कैपिटल आर है, और प्लस स्मॉल आर डैश जो है आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे हमने निकाला आर बाय एम, तो ये हो जाएगा आपका आर बाय एम। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम ऊपर चले जाएगा डिवाइडेड बाय एम आर प्लस आर। तो ये जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन पैरेलल के केस में जो शेयर होता है उस केस में इतना पास करता है, जहां पर m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, दैट मींस कितने रो में सेल को ज्वाइन किया गया, या नंबर ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। कैपिटल आर आपका लोड हो जाता है, स्मॉल आर आपका इंटरनल रेसिस्टेंस, ई जो हो जाता है सेल का आपका ईएमएफ हो जाता है, क्योंकि ई डैश बराबर ई होगा, सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जो है जितना इसमें होगी इक्विवेलेंट उतना ही इसका भी होगा। जस्ट लाइक पैरेलल के केस में हम लोग रेसिस्टेंस की वहां पे कहानी करते थे। चलिए अब एक लास्ट है, वो है आपका, तो ये आपका आप लोग समझ गए कि I बराबर एम ई बाई एम आर प्लस आर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एक बात और है, थोड़ा सा एक स्पेशल केस लेते इसको रब कर ले, इतना समझ गए तो एक चीज और इसी में थोड़ा सा और चीज है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, सो अगर देखिए ये एम ई बाई एम आर प्लस स्मॉल आर है, तो अगर आप इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर लेस देन आर डैश, मतलब आर डैश का वैल्यू आर से बहुत बड़ा होगा, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये एम आर जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा, एम आर क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, तो उस केस में आर डैश का वैल्यू क्या होगा बहुत बड़ा है, तो इस केस में आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सो अब देखिए अगर यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस फॉर्मूला को लीजिएगा, इस फॉर्मूला से ये आपका
ये जो आपका आर डैश है, ये आपका आर डैश, सॉरी इससे लीजिए, इसी से लीजिए, स्पष्ट पता चलेगा। अगर आपका आर डैश आर से काफी बड़ा है तो आप कैपिटल आर को इग्नोर कर सकते हैं। सो यू कैन राइट आई इज इक्वल टू ई डैश बाई आर। इसके साथ क्या लिख सकते हैं, ई डैश बाई सॉरी आर डैश, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर को इग्नोर कर दिया। अब ई डैश बाई आर डैश हो गया, तो यहाँ पर ई डैश का वैल्यू क्या है, एम ई, क्योंकि एम सेल को हम लोग ऐड किए हैं, तो यहाँ पे ई डैश को कर सकते हैं एम ई, और डिवाइडेड बाई आर डैश, सॉरी ये एम ई नहीं है, ये तो पैरेलल में ऐड किया तो वो तो उतना ही ना रहेगा। तो यहाँ पे ई डैश हो गया, ई डैश बराबर ई है, तो इसको हम ई लिख सकते हैं, और आर डैश बराबर जो है आपका आर बाई एम है, तो ये एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ई बाई आर। ये जो फॉर्मूला हो गया, ये अगर आपका आर डैश इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका लोड से काफी ज्यादा होगा, तो उस केस में ये एम ई बाई आर हो जाएगा, जब एम आपका नंबर ऑफ रोज कहिए या नंबर ऑफ सेल्स बताइए, ये आपका ईएमएफ हो गया, और आर जो हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, चलिए तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। अब जो है आपका एक आता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्रुप, उसको भी देख लीजिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो देखिएगा। देखिएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एमरोज, चलो अब यहाँ पे हमने एम रो लिया, एक रो, दो रो, तीन रो, एम रो ले लिया, और ये नंबर ऑफ सेल्स है, मान लीजिए ये आपका एक रो में जो है आपका मान लीजिए एन सेल्स एडेड है, कितना एन सेल्स एडेड है, एक रो में एन सेल्स है, क्योंकि देख लीजिए हमने इस तरह से लिया, तो उसी तरह से इसमें भी आया, इसमें भी आया, और इसमें कितने रो है, एम रो है, तो यहाँ पे दोनों तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया, तो इसको हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और मान लीजिए कि आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह जो आप लोग जानते हैं, मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, और इसका एक लोड भी होता है, बीच में मान लीजिए कहीं लोड है, ये लास्ट लाइन मत लिखिए, आप लास्ट लाइन में लोड दे दीजिए, क्या लीजिए लोड, ये आपका लोड है आर। ठीक, तो ये जो आपका एक इक्विवेलेंट सेल होगा जिसकी बराबर इसकी ईएमएफ होगी, तो मान लीजिए इसका ईएमएफ ई डैश है और आपका ये पैरेलल में ऐड है, तो इसको मान लीजिए इसका ये आपका फाइनल जो आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस का पूरा वैल्यू बताएगा, मान लीजिए वो आपका आर डैश है, और ये आपका लोड है, लोड तो आपका फिक्स है, आर ही रहेगा, और आपके बाद उसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए आई इलेक्ट्रिक करंट से पास करते हैं, तो यहां से ये इसका इक्विवेलेंट मान लीजिए, तो यहां से क्या कर सकते हैं, सो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा, जो ई डैश होगा वो क्या होगा, एनी के बराबर होगा, टोटल एनी हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि इसमें जितना उतना, इसमें भी उतना ही, तो इसमें भी उतना ही, इसमें भी, ये आपका ई डैश बराबर एनी हो जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसको हमने आर डैश माना, इसको आर डैश को हम लोग क्या मान सकते हैं, एन आर बाई एम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एन आर होगा, यहाँ पे कितना होगा एन आर, उसके बाद 1 बाय एन आर प्लस 1 बाय एन आर प्लस 1 बाय एन आर, टोटल कितने टाइम्स एम बार, तो एम बाय एन आर हो जाएगा, तो 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू एम बाय एन आर, दैट मींस एम, यहां से हम लोग कह सकते हैं आर डैश बराबर एन आर बाय एम, सो यू कैन राइट हियर आर डैश बराबर एन आर बाय एम, ये आपका कहानी खत्म हो जाएगा। अगर ये चीज समझ गए तो अब इसके बाद क्या है देखिएगा, बहुत छोटा बात है, हेंस इसको रब कर ले, इसको अगर रब कर लिए तो देखिएगा, हेंस हम लोग का जो आई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई बाई आर प्लस आर डैश, हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं, ई डैश से डिवाइडेड बाय आर प्लस, तो इस केस में ई डैश का जो वैल्यू आपका एन ही है, इसको एन ही लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय ये जो आपका कैपिटल आर प्लस आर डैश स्मॉल आर डैश है वो क्या है, एन आर बाई एम,
तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आप इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा MNE डिवाइडेड बाय MR प्लस NE। तो ये जो होगा आपका NR, ये जो फॉर्मूला होगा ये आपका इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इक्विवेलेंट सर्किट जो हो गया ना, इसकी इक्विवेलेंट जो इससे पास करेगा, ये आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब इसमें एक और केस हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछता है बराबर, कि इन विच कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट पासिस मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक करंट किस केस में, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में किस केस में इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम पास करेंगे। तो देखिएगा ये आप चाहे तो mn बराबर mn को मल्टीप्लिकेशन n मान सकते हैं, ठीक है, रहने दीजिए इसी तरह से, क्या मान लिया आप देखिए यहां से क्या है, अब इसको रब कर ले। अब है इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट चाहते हैं तो डेफिनेटली है कि आई मैक्स चाह रहे हैं। अगर आप आई मैक्स चाहते हैं तो आई बराबर आपका m इंटू एन इंटू ई डिवाइडेड बाय mr प्लस nr है। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो डेफिनेटली फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट डिनोमिनेटर मिनिमम, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, मिनिमम। अब इस डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो अगर आप चाहेंगे तो देखिएगा m इंटू आर प्लस n इंटू आर, इसका वैल्यू मुझे मिनिमम करना है, जिसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट एम एन आर इंटू आर, ये आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सॉरी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू अगर ये 0 होगा, सो मिनिमम ऑफ डिनोमिनेटर विल बी कितना होगा, 2 इंटू अंडर रूट एम एन इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अगर ये आपका मिनिमम हो गया, ये अगर आपका मिनिमम हो गया तो यहां पे क्या कर सकते हैं इस केस में, मिनिमम ऑफ डिनोमिनेटर इतना, इफ दिस विल बी 0 अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता तो ये मिनिमम आपका हो जाएगा। तो इसको अगर 0 करेंगे क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, सो और स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम आर बराबर एन आर। अगर एम आर बराबर एन आर तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, या इसको बोल सकते हैं एम इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एन इंटू आर। इसको ऊपर लिख लेते हैं एम इंटू कैपिटल इक्वल टू एन इंटू आर। तो ये आपका एम इंटू आर इंटू एन बाई आर वाई, या आर बराबर कर सकते हैं एन आर बाई एम। तो अगर आपका ये कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टाइम्स आर बाई एम होगा तो उस केस में आप यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो टोटल रेसिस्टेंस है, कैपिटल आर क्या है, लोड है, लोड जो होना चाहिए, इसका रेसिस्टेंस जो होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, ये आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस है उसके बराबर होना चाहिए लोड। इस केस में ये मिनिमम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगी थ्रू द सर्किट। चलिए, तो ये जो आपका टॉपिक हुआ यहां तक हम लोग समझ गए। तो अगर आप लोग समझ गए यहां तक, तो ये एन आर बाई एम क्या है, इसको आरएस भी मान सकते हैं, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है। तो यहां तक आपका जो हो गया, ये टॉपिक आपका कवर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ होती क्या है कि इन जनरल में क्या होता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मतलब कोई सर्किट होती है, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इन जनरल में एक मान लीजिए कि आपका सेल दिया हुआ है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, उसकी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये सब चीज दिए हुए रहते हैं, दिया हुआ तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एवरीथिंग जो भी आपको दिया हुआ है, उसके बेस से आप हर चीज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना तो उस केस में आप इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर 5-6 आपको 5-6 मान लीजिए रेसिस्टेंस दे दिया, अलग अलग सेल दिया हुआ, सबका एम वगैरह अलग है, उसका रेसिस्टेंस अलग है, और उसको पैरेलल और सीरीज दोनों में ऐड कर दिया तो सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस केस में आप सिंपल रूल को नहीं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपको डेफिनेटली अप्लाई करना पड़ेगा क्या, एक अलग वे से आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग किरचॉफ लॉ का स्टडी करेंगे। तो देखिए अब किरचॉफ लॉ क्या होता है, तो हम लोग अब लेते हैं किरचॉफ लॉ।
देखिए किरचॉफ लॉ मैंने आपको जैसा कि तुरंत बताया था कि किरचॉफ लॉ जो होता है ना, मेनली अगर से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम लोग को ईएमएफ वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस, जब मोर देन 2 सेल दे देता है तो उस केस में सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर 2-3 आपका उसमें एलिमेंट्स दे दिया, तीसरा एलिमेंट को फाइंड करना हो तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको इजीली सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो आपको किरचॉफ लॉ है। ठीक, तो सबसे पहला इसका किरचॉफ लॉ जो होता है ना, इसका 2 लॉ है। ठीक, इट हैज 2 लॉ, इसके पास मेनली 2 लॉ है। सबसे पहला लॉ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं केसीएल, क्या बोलते हैं केसीएल, या इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। या इसका एक और नाम है पॉइंट लॉ, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ। ठीक, तो इस 3-4 नाम है, इसका आपको जो भी नाम याद हो अपना अच्छे से रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी लिख देता है। तो केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और पॉइंट लॉ और जंक्शन लॉ। तो ये कहते क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है उसको देखिएगा। द सम ऑफ, काफी सिंपल में मैं आपको लिख देता हूं बिल्कुल इजी में, द सम ऑफ करेंट्स एट ए जंक्शन और at a junction सही है, at a junction is always 0। तो ये आपका होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। या आप इसको एक और वे लिख सकते हैं, अगर इस चीज को इसको अगर इस तरह से आपका याद हो जाता तो बहुत ईजी है, वरना एक और लिख सकते हैं, और एट एनी जंक्शन, दूसरे तरीका से एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट elements, the sum of currents entering the junction must equal to the sum of living current, sum of लिविंग करंट। ठीक, ये समझ गए। तो अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये किरचॉफ लॉ कहता है जंक्शन लॉ है। देखिए इसका सब वजह यही है कहने का, सब जो नाम है ना इसी से। करंट लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। ये जंक्शन लॉ क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो अप्लाई होता है ना पर्टिकुलर जंक्शन पे ही अप्लाई होती है, जहां पे आपका मोर देन 2 करंट जो होती है जिस रास्ते से पास होती है। जैसे मान लीजिए जंक्शन हम लोग क्यों बोलते हैं किसी भी जगह को, जैसे मान लीजिए रेलवे जंक्शन हो गया, या मान लीजिए आप बस स्टैंड मान लीजिए, तो वो भी एक तरह के जो भी जंक्शन होते हैं, जंक्शन का मतलब रुकावट, जहां पे आपका बहुत सारा जगह आप मिलता है, समझ लीजिए, जहां से चारों तरफ रास्ता एक ही पॉइंट पे मिलता है। तो वो जो होती है इसी तरह से करंट अगर मेनी वे से पास करते हो एक ही पॉइंट पे जाकर के फिर मिलती है, तो वहां पे होती है ना आपका कई डायरेक्शन से आ सकती है और कई डायरेक्शन से फिर वो बाहर भी निकल सकती है। तो उस केस में उस जंक्शन पे टोटल का टोटल इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। यही आपका केसीएल लॉ कहलाता है। अब देखिए अगर इस लॉ को आप लिख लिए तो थोड़ा सा इसके डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इसका लिख करके डायग्राम बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगी, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंने बात लिखी है इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई ये मेरा जंक्शन है और इस पर करंट पास कर रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। दूसरा करंट मान लीजिए कि ये आपका बाहर जा रही है, तीसरा करंट इधर बाहर जा रही है, ये आपका I3 है, ये आपका I4 है, या इसको मान लीजिए ये आपका I6 है, ये आपका बाहर जा रही है। फिर तो इस केस में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है अलग अलग है, बिल्कुल क्या है अलग अलग है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या कर सकते हैं कि डेफिनेटली रूप से अगर इस जो करंट का डायरेक्शन आउट है मतलब बाहर की डायरेक्शन में है उसको अगर पॉजिटिव देंगे तो इनर वाला को डेफिनेटली नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं। या मान लीजिए कि आप इनर वाला कोई पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब अंदर की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर रही है उसको अगर आप पॉजिटिव ले लेते हैं तो जो आउट डायरेक्शन जो बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको क्या होगा नेगेटिव होगा। सो अकॉर्डिंग टू केसीएल बाय केसीएल आप कह सकते हैं बाय केसीएल से क्या कर सकते हैं किरचॉफ से करंट लॉ से क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए इफ वी टेक इनवर्ड करंट हम डायरेक्शन लिख लेते हैं कि इसको अगर हम पॉजिटिव माने तो डेफिनेटली रूप से आप क्या कहेंगे आउटवर्ड करंट जो होगा वो आप इसको नेगेटिव मानेंगे। तो इस केस में कह सकते हैं कि इनवर्ड करंट आपका कौन है I1, तो I1 पॉजिटिव प्लस और इनवर्ड है देखिए तो इनवर्ड एक I2 है तो प्लस I2 फिर देखिए I3
ये I2 I1 I2 हो गया, सारा का सारा इनवर्ड था। अब आउटवर्ड देते हैं, तो आउटवर्ड देखिए I3 क्या है, आउटवर्ड, क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट की तरफ जा रही है, पॉइंट से बाहर जा रही है, तो यहाँ पे I3 को निगेटिव लेना पड़ेगा प्लस। उसी तरह से I4 देखिए बाहर जा रही है, तो इसको भी निगेटिव लेना पड़ेगा। फिर उसी तरह से लीजिए प्लस I5 को लीजिएगा तो क्या होगा, ये भी आपका निगेटिव लेना पड़ेगा प्लस। I6 को लेंगे तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका आउटवर्ड है। तो ये आपका टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 पॉजिटिव, दैट इंप्लाइज दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हुआ, सारा का सारा जो निगेटिव है उसको राइट ले लेते हैं, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, दैट मींस I1 एंड I2 व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इट, I1 प्लस I2 रिप्रेजेंट्स दैट करंट व्हिच गो इनवर्ड टुवर्ड्स जंक्शन, तो जो जंक्शन की तरफ जा रहा है इनवर्ड, उसको हम लोग I1 प्लस I2 कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं सिग्मा I, यहां पे लिख सकते हैं इनवर्ड, इन मतलब इनर अंदर की तरफ, और इसको कर सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ सिग्मा I आउट। ये दोनों का दोनों बराबर होता है। ये आपको दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, जो आपका सम ऑफ जो आपका जो करंट जंक्शन के पास जा रही है, वो आपका सम जो हो गया वो आपका आउट जो हो रही है उस करंट के बराबर है। तो दोनों स्टेटमेंट सेम है। और दूसरी तरह से आपको मैंने क्या बोला कि टोटल करंट एट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल करंट देख रहे हैं तो 0 हो रहा। यही आपका लॉ का था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, इस बात को याद रखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल काम करती है वो किस पर काम करती है, तो फटाफट लिखेंगे इट इज बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता ऑब्जेक्टिव में, ऑन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे। ठीक, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि आपका किरचॉफ, इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ या पॉइंट लॉ, जंक्शन लॉ किससे रिलेटेड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, याद रखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए। अब जो आपका सेकेंड एग्जांपल है वो भी आप देखिए, सेकेंड जो इसका लॉ आता है वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं आपका एक हो जाता है केसीएल, और दूसरा जो आपका लॉ होता है उसको हम लोग कहते हैं केवीएल। ठीक, तो केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स केवीएल, इसका मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, जो क्या कहता है याद रखेंगे, आईसी को एक और नाम है और लूप रूल, ऐसे को क्या कहते हैं लूप रूल। इसका क्या फॉर्मूला स्टेटमेंट था लिखिएगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग करेंट्स इन ए सर्किट इन ए क्लोज्ड पाथ, देखिए इन ए क्लोज्ड सर्किट, आप पथ लिख सकते हैं या इसको लूप भी लिख सकते हैं, जो भी हो। लूप इसलिए बोलते हैं कि वो पथ जब बन जाता है तो वो क्लोज हो जाता है, इसलिए इसको लूप बोलते हैं। क्लोज पथ या लूप मस्ट बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ प्रेजेंट इन। तो ये क्या बोलती है कि जितना भी आपका जैसे कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है और उसका जो कोरेस्पोंडिंग करंट है, उसका प्रोडक्ट का जो सम है, दैट मींस मैथमेटिकली अगर शो करे तो सिग्मा ऑफ आई आर, मतलब जितना भी रेसिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों का जो प्रोडक्ट का सम है वो आपका टोटल जो ईएमएफ है उसके बराबर हो जाता है। क्या होता है, टोटल ईएमएफ के बराबर होता है, और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखेंगे यही डिफरेंस है दोनों में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ चार्ज की कंजर्वेशन, सेकंड लॉ एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको एक डायग्राम लेकर के आपको बता देते हैं, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगी कि ये जो आपका डायग्राम है, सॉरी डायग्राम करें, ये जो आपका केवीएल रूल है ये क्या बताना चाहता है वो देखिए। मान लीजिए एक सर्किट हम ले लिए,
और इसकी रेसिस्टेंस जो है आपका R1 है और इससे जो करंट पास करता है I1 है, ठीक। और फिर दूसरा रेसिस्टेंस हमने ले लिया, इससे जो करंट पास करती है I2 है और उसके बाद इसकी जो रेसिस्टेंस है वो R2 है। फिर एक रेसिस्टेंस नीचे ले लिया जिसका आपका रेसिस्टेंस R3 है और इससे जो करंट पास करती है वो आपका क्या है, I3 है। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल दैट मींस किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि I1 इंटू R1, याद रखिए डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, हम एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं, देख रहे हैं इस डायरेक्शन में ही जा रहा है इसलिए सब कुछ पॉजिटिव लेते हुए जा रहे हैं। I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सेल लगा हुआ नहीं है, जब सेल नहीं लगा हुआ तो इसका एमएफ 0 होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, टोटल का टोटल 0। फिर उसी तरह से अगर हम ले ले अगला तो देखिएगा, बोलता है हम लोगों को, तो केवीएल रूल सिंपली बोलता है कि जैसे कि अगर आपका इस तरह से डायग्राम में कोई क्वाड्रेटर है जिसमें चार आपका रेजिस्टेंस ऐड कर दिए, तो एक एग्जांपल हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में लिया कि क्वाड्रेटर के फॉर्म लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, तो ये इसमें बोलता है कि टोटल का टोटल जो प्रोडक्ट ऑफ I1 एंड करंट एंड रेजिस्टेंस होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस वो जो होगा उसके ईएमएफ के सम के बराबर होगा। तो I1 इंटू R1 प्लस I2 R प्लस इंटू R3, फिर इससे अगर मान लीजिए I3 पास करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्यों लिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे आकर कि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं। प्लस R4 इंटू I4, और अगर मान लीजिए कि आपका I1 वाला का इसका ईएमएफ जो एक सेल यहाँ पर है और इसका सेल जो है आपका मान लीजिए मिनट के लिए यह आपका सेल है और इस सेल का जो आपका E1 है इसका ईएमएफ, और एक सेल मान लीजिए यहाँ पे इसका E2 है, ठीक। तो ये E1 प्लस E2 प्लस अगर और भी E3 E4 है सबका सम के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे E2 है एक सेल, यहाँ पे E3 है, यहाँ पे आपका मान लीजिए E4 है, तो इस सारे के सम के बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो ये जो होता है आपका केवीएल रूल का प्रिंसिपल हो जाता है, समझ गए। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे।